अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। द चेंज इन द टाइनी पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए का किसी भी टाइनी पार्ट के अंदर छोटी सी चेंज, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो या एक्सीडेंटल हो, उस चेंज की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग्स आती हैं उस चीज़ों को हम म्यूटेशंस कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में आता है कि मिस्टेक इन रेप्लिकेशन और डैमेज ड्यू टू द जेनेटिक मैसेज कॉजिंग म्यूटेशन, यानी कि रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई न्यूक्लियोटाइड बेस आपस में नहीं जुड़ पाए या गलत जुड़ गई है उसकी वजह से, या कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सेल को नहीं मिला उसकी वजह से म्यूटेशंस आती हैं। अगर तो ये म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स के अंदर आती हैं तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि सोमेटिक सेल्स नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर पास नहीं होते। लेकिन अगर ये म्यूटेशंस जर्म लाइन सेल्स यानी सेक्स सेल्स के अंदर आती हैं तो ये मेजर अफेक्ट कॉज कर सकती हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा जर्म लाइन सेल्स ही मूव करते हैं। और अगर जर्मलाइन सेल्स के अंदर म्यूटेशंस आती हैं तो उसकी वजह से जो नेचर होती है वो अपने सेलेक्टिव जीन्स को सिलेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत कम जीन्स ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं। नेचर सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, यानी ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जीन होता है वही सर्वाइव कर सकता है। और ये चेंज भी, यानी नेचर सिलेक्शन भी एवोल्यूशन को क्रिएट करती है, एवोल्यूशनरी चेंजेस प्रोड्यूस करती है। हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशंस के म्यूटेशन की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। म्यूटेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्रोमोसोमल एब्रेशन और पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर आगे जो एब्रेशन का वर्ड है उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे कि एब्रेशन का मतलब क्या होता है। एब्रेशन कहते हैं किसी भी डिसऑर्डर को, इरेगुलरिटी को, वेरिएशन को, एबनॉर्मेलिटी को, डिफेक्ट को, डिजीज़ को। क्रोमोसोमल एब्रेशंस ऐसे चेंजिंग्स हैं जिसको मेजर चेंजेस का नाम दिया गया है। इसके अंदर जो डिप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो या तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है या उसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। डिप्लॉयड नंबर्स यानी 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या तो वो 3n कंसीडर होते हैं या 1n कंसीडर होता है इन क्रोमोसोमल एब्रेशंस। इसके फर्दर आगे कुछ काइंड हैं। डिलीशन का मतलब होता है टू रिमूव और मिसिंग। यहाँ तो कोई बेस पेयर रिमूव हो चुकी हो जिसकी मदद से जो सेल है अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर खो देता है, उसको हम डिलीशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, पुटिंग और प्लेसिंग। वही बात आ गई कि अगर जो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेस पेयर ऐड हो जाता है तो उस वजह से जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। उस चेंज को हम यहाँ पे इंसर्शन का नाम देते हैं। इन्वेंशन का मतलब होता है टर्निंग अपसाइड डाउन, यानी कि अगर ए ने टी के साथ लगना था तो वो इन्वर्ट हो गया। 3 to 5 और 5 to 3 to एक सीक्वेंस चल रहा है, जब वो रेप्लिकेट होता है तो जो 3 के सारे सीक्वेंस है वो 5 की जगह ले लेते हैं और जो 5 प्राइम के सारे सीक्वेंस है वो 3 प्राइम की जगह ले लेते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वेंशन। ठीक है, इसमें टर्निंग अप होगी, यानी कि जहाँ पे ए बेस ने टी के साथ लगना था वहाँ पे टी ए के साथ लग गई है, इन्वर्ट हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। तो इस तरह के पेयर को, इस तरह की सारी टर्निंग अप को, अपसाइड डाउन को हम इन्वेंशन का नाम देते हैं। डिजीजेज ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेशन। सच क्रोमोसोमल एब्रेशंस लेड टू सिंड्रोम्स, यानी कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस कुछ ऐसे सिंड्रोम्स की तरफ ले जाते हैं जिसका रिकवर होना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जी क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम्स। इसमें होता यह है कि क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। क्लिंगफिल्टर सिंड्रोम्स के अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें आता है कि लार्ज ब्रेस्ट हो जाती है, वीक बोन्स हो जाते हैं, एनर्जी लेवल लो रहता है, स्मॉल पेनिस एंड टेस्टिकल्स होते हैं। टेस्टिकल्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो आगे फर्टाइल कर सके। ठीक हो गया। देन हमारे पास आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21 क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी लग जाती है, जिसकी मदद से जो सेल है अपना जो ओरिजिनल शेप स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं रख पाता, अपनी ओरिजिनल शेप को खो देता है। और इसके डाउन सिंड्रोम्स के सिम्टम्स में आता है कि स्मॉल लेयर्स हो जाते हैं, माउथ स्मॉल होता है, और इस तरह के बेबीज़ आपने अक्सर देखे ही होंगे। ठीक है, जिनके मतलब प्रॉपर हैंड नहीं होते, फुट के अंदर गैप होता है, फुट के फिंगर्स के अंदर गैप होता है। तो इस तरह के जितने भी हैं ना वो सारे डाउन सिंड्रोम्स के अंदर आते हैं।
देन हमारे पास है ट्यूनर सिंड्रोम्स। इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग ओनली इन फीमेल्स, ये स्पेशली फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स फीमेल क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। इसके जो आगे फर्दर सिम्टम्स हैं वो होता ये है कि जो फीमेल है ना वो आगे इनफर्टाइल रहती है, मतलब उसमें फर्टिलिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाती, कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, उसको कार्डियक इश्यूज़ रहते हैं, उसके हाथ पाँव स्वेलिंग हो जाती है, उसके ऊपर लोअर जॉ बोन्स होती हैं, ठीक हो गया, और लोअर सिट ईयर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स आते हैं ट्यूनर सिंड्रोम के अंदर। पॉइंट म्यूटेशन के पॉइंट म्यूटेशन होती क्या है? Mutations involving the single base change in DNA sequences or called point mutation, यानी कि DNA की सिंगल बेस चेंज के सीक्वेंस के अंदर अगर जैसे कोई DNA का स्ट्रक्चर है, उसका जो बेस सिंगल बेस स्ट्रक्चर है, सिंगल बेस स्ट्रक्चर, उसके अंदर अगर कोई चेंज आ जाती है तो उसमें सिर्फ कोई एक न्यूक्लियोटाइड अपनी पोजीशन पे सही तरह एडजस्ट नहीं हो पाता, तो उस वजह से जो चेंज आती है उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन का, यानी इसमें होता क्या है, स्वैपिंग अप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर अनदर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, जो ओवल शेप का है, साथ ही सिकल्ड सेल है। सिकल सेल यानी वन क्रिसेंट, ये चांद की शक्ल का है, ठीक हो गया। इसमें जो DNA का सीक्वेंस है उसमें जो आपको बेसिस नज़र आ रही हैं वो GAG और उसके ऑपोजिट है CTC, ठीक हो गया। लेकिन जो सिकल सेल है उसमें जो आपको बेस नज़र आ रही है वो सिर्फ T और A का डिफरेंस आ गया। अगर तो T और A की पोजीशन डिफरेंट हो गई है, यानी वो म्यूटेशन उसमें आ गई है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल है वो सिकल सेल बन गया, ठीक हो गया। इसमें जो नॉर्मल सेल है उसमें जो प्रोटीन है वो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल सेल में लगना था, जिस सेल में म्यूटेशन हुई है वहाँ ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग गया है, हो गया, जिसकी वजह से वो नॉर्मल से म्यूटेंट सेल बन गया। इंसर्शन में होता है किसी एक्स्ट्रा बेस पेयर का ऐड हो जाना, ठीक है। इसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब उसमें थोड़ी सी म्यूटेशन आती है तो जहाँ पे जिसने ए की जगह टी लगना होता है तो वो अपने आप को इन्वर्ट कर लेता है, ऑपोजिट हो जाता है। इसमें एक एडिशनल टी साइड या कोई ए साइड या जी साइड या कोई भी साइड एडिशनल ऐड हो जाती है, जिसकी मदद से जो प्रॉपर सीक्वेंस है ना सेल का वो चेंज हो जाता है। देन हमारे पास है डिलीशन। डिलीशन है रिमूवल ऑफ सीक्वेंस, यानी कि कोई सीक्वेंस बाकी ही नहीं रहा, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बेस पेयर, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक नॉर्मल चेन चल रही है, प्रॉपर चेन चल रही है, लेकिन जो उसकी ऑपोजिट चेन है उसमें कोई ना कोई ऐसी बेस पेयर रिमूव हो गई है, कम्प्लीटली डिलीट हो गई है, जिसकी मदद से जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आ जाएंगी। पॉइंट म्यूटेशन की रीजंस क्या होती हैं आगे उसको एक्सप्लेन किया गया है। स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर दैट अकर ड्यूरिंग द DNA रेप्लिकेशन, डैमेज टू द DNA कॉज्ड बाय म्यूटेजन, यूजुअली रेडिएशंस और केमिकल्स, यानी कि जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो एक्सटर्नली सोर्स के ऊपर कोई रेडिएशन या केमिकल्स उस रेप्लिकेटेड DNA के ऊपर जाकर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या जो बेस पेयर्स होते हैं वो सही तरह अटैच नहीं हो पाते, उस वजह से ज़्यादातर म्यूटेशंस कॉज होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिजीज़ कॉज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है सिकल सेल अनीमिया। ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। इसके अंदर जो सेल होता है उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वेन्स के अंदर मूव नहीं कर पाता। तो इसको देखने के इसमें होता क्या है, पॉइंट म्यूटेशन चेंज टू अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड into valine at position 6 from N terminal and in hemoglobin beta chain, यानी कि जो हमारी हीमोग्लोबिन की बीटा चेंज होती है उस पर 6 पोजीशन के ऊपर N टर्मिनल के ऊपर जो 6 पोजीशन है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है, जिसकी वजह से जो सारा का सारा सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है और सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज कर देता है। दिस कॉन्सिक्वेंटली ऑल्टर्स द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। वही बात आ गई कि जब उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, जब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का चेंज हो जाएगा, जिसकी मदद से वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता, इस वजह से क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, और ये जो अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना तो वो रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू कैरिंग ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग करने की जो एबिलिटी है ना उसको भी वो रिड्यूस कर देता है, और जो पेशेंट है वो सफ़र करता है
डिफरेंट डिजीज़ के साथ, ज़ाहिर है उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये सारा कुछ सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है। यहाँ पे आप सिकल सेल एनीमिया की डायग्राम देख सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया का एक पेशेंट है, ठीक है। उसके जो ब्लड सेल्स हैं, एक तरफ नॉर्मल सेल्स दिखाया गया है, दूसरी तरफ सिकल सेल दिखाया गया है। नॉर्मल सेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सिकल सेल है, उसमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जिसकी मदद से जो ब्लड का फ़्लो है वो ब्लॉक हो रहा है। इस वजह से जो पर्सन है जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसकी बॉडी को कम्प्लीटली नहीं पहुंच पाती। फेनिलकेटोनुरिया ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो फेलिनिन हार्मोन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। In this disease, the phenylalanine is not degraded because of defective enzyme, the phenylalanine dehydroxylase। यानी कि ये ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो phenylalanine एंजाइम है वो प्रॉपर डिजनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर डिफेक्टिव एंजाइम्स जो phenylalanine हाइड्रोक्सीलेज है वो इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर फंक्शन होता है इस हार्मोन का, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। के इफ़ेक्ट्स में आता है कि जो फेलिनिन एंजाइम है यानी हार्मोन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। एक्यूमुलेट इन द सेल्स लीडिंग टू मेंटल रेडिएशन एट द ब्रेन फॉल टू डेवलप इन फैंसी। यानी कि जो ब्रेन के अंदर इस हार्मोन के एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये डिज़ीज़ भी हम पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही क्रिएट होती है। सिम्टम्स ऑफ फेनिलकेटोनुरिया, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें जो ज़ाहिर है मेंटल रिटार्डेशंस आती हैं, आपका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पाता, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसके बाद आपको हाइपर एक्टिविटीज़ रहती है, आपका बिहेवियरल इशू रहता है, आप कुछ करना चाहो कुछ कर नहीं पाते। इस तरह के काफ़ी सारे सिम्टम्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। Mutagenes. Mutagenes are any agents that cause DNA damage and produce a mutation. Mutagenes ऐसे एजेंट्स हैं जिसकी वजह से जो DNA है उसमें चेंजिंग्स यानी म्यूटेशन और डैमेज क्रिएट होता है। उसकी एग्जांपल्स है, द बेस्ट नोन एग्जांपल्स ऑफ म्यूटाजेंस आर केमिकल्स एंड रेडिएशंस में जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्सरेज हो गए। अगर हमारी बॉडी के साथ इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए तो ये हमारे जीन के स्ट्रक्चर को, हमारे सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है। म्यूटाजेनिक यानी एक्सरेज, रेडिएशंस, केमिकल्स उसको कहा गया है यहाँ पे। तो फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस दैट can be mutagenic are gamma radiations, alpha beta particles, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यहाँ नीचे डायग्राम में भी है कि अगर रेडिएशंस का यानी केमिकल्स का या इन्फेक्शन एजेंट्स का हमारे बॉडी के साथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए तो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर्स में यानी उनका जो बेस सीक्वेंस है उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पे म्यूटाजेंस का नाम दिया गया है।